नमस्कार। नमस्कार। लिखावट संस्था की ओर से इस ऑनलाइन मंच पर आज मौजूद सभी श्रोताओं का और दर्शकों का हार्दिक मैं स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ लिखावट संस्था की ओर से आप सभी को प्रकाश पर्व की अकूत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले इस कार्यक्रम को मैं शुरू करूं, मैं जरूरी समझती हूँ इस बात को कि एक बार लिखावट संस्था क्या है, इससे रूबरू हो लिया जाए। लिखावट काव्य और कवि कर्म की एक संस्था है। लिखावट विचारों की संस्था है, कविताओं की संस्था है, जो 1989 यानी 1989 के जनवरी महीने में हमारे अस्तित्व में आई। इसके संस्थापकों में से प्रमुख रहे हैं मंगलेश डबराल, रघुवीर सहाय और माननीय मिथिलेश श्रीवास्तव जी, जो आज हमारे बीच मौजूद भी हैं। और इस संस्था का ऑनलाइन स्वरूप हमारे सामने आया कोविड-19 के दौर में, इस महामारी के दौर में, जहां कवि कर्म को प्रोत्साहित किया गया, रचना धर्म को प्रोत्साहित किया गया और जो काम पहले ऑफलाइन हुआ करते थे और कोविड की वजह से नहीं हो पा रहे थे, उन्हें ऑनलाइन शुरू किया गया ताकि ये रचना धर्मिता, ये कवि कर्म रुके ना, कहीं थमे ना, इस पर कहीं विराम ना लगे। लिखावट संस्था का इस समय सुपरिचित कवि मिथिलेश श्रीवास्तव जी ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आज एकल पाठ के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं इस ऑनलाइन मंच पर। जिन कवि को मैं आज यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ, वो अपने समय के सबसे सचेत और संवेदनशील कवि हैं। उनकी कविताओं के तमाम स्वरों में एक राजनीतिक स्वर की भी वो कविताएं कहते हैं, राजनीतिक स्वर काफी मुखर है। और जो भी कहना होता है राजेंद्र राजन जी को, वो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के कह जाते हैं, जिसका एक सबूत मैं देना चाहूंगी कि वो जो भी कहते हैं चुपचाप मान लो। वो जो भी कहते हैं चुपचाप मान लो। हुक्मरान सबूत नहीं देते, सबूत नागरिकों को देने पड़ते हैं। ये सबूत है राजेंद्र राजन जी की बेबाक बयानी का अपनी कविताओं में। मैं राजेंद्र राजन जी हमारे बीच मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत राजेंद्र जी। आपका शुक्रिया परिचय ज्योति। हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को देना चाहूंगी कि आपका जन्म 20 जुलाई 1962 को बनारस में हुआ, वहीं आपकी शिक्षा दीक्षा आपकी हुई। सामयिक वार्ता की संपादक की जिम्मेदारी से आप जुड़े रहे। कार्यकर्ता के रूप में आपने काफी लंबा अरसा वहां गुजारा और उसके बाद 2003 में आप जनसत्ता से जुड़े। वरिष्ठ संपादक के तौर पर आपने यहाँ काम किया और यहीं से आप सेवानिवृत्त भी हुए। आप समता मार्ग पोर्टल के संस्थापकों में से एक हैं। इसके अलावा सेतु प्रकाशन में भी आप कार्यरत हैं। कविता संग्रह बामियान में आप बुद्ध के नाम से प्रकाशित होते रहे हैं। आपने गांधी मार्गी चिंतक नारायण देसाई की किताब माय गांधी का हिंदी अनुवाद मेरे गांधी के नाम से किया है, जो कि गांधी जी के 150वें वर्ष में प्रकाशन विभाग से प्रकाशित हुआ है। आपके परिचय की एक लंबी श्रृंखला है। हम थोड़ा देर से ऑनलाइन जुड़े हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि अब इस मंच को आपकी सुपुर्द किया जाए, आपकी कविताओं की सुपुर्द किया जाए। तो राजेंद्र राजन जी, लिखावट संस्था की ओर से एक बार फिर आपका स्वागत और आप आमंत्रित हैं इस ऑनलाइन मंच पर। धन्यवाद ज्योति जी। धन्यवाद मिथिलेश जी। लिखावट संस्था ने ये जो अवसर मुझे प्रदान किया है, मैं इसके लिए लिखावट संस्था से जुड़े हुए लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम को जो लोग अभी देख रहे हैं या बाद में जुड़ेंगे या और बाद में जो लोग इसके वीडियो देखेंगे, उन सब के प्रति मैं शुक्रिया प्रकट करता हूँ। संचालन की जिम्मेदारी किसी और की है, मुझे कविता सुनाने के लिए चुना गया है, तो मैं काव्य पाठ शुरू करता हूँ। पहली कविता है रस्सा कशी। मैं मथा जा रहा हूँ रोज पल पल, जैसे मथा गया था समुद्र देवासुर संग्राम के समय। मैं मथा जा रहा हूँ रोज जैसे पल पल, जैसे मथा गया था समुद्र देवासुर संग्राम के समय। एक ओर सारे देवता खींच रहे हैं मुझे और दूसरी ओर सारे असुर।
एक ओर सारे देवता खींच रहे हैं मुझे, दूसरी ओर सारे असुर। इस रस्साकशी में मैं कभी देवताओं की ओर झुका हुआ दिखता हूँ, कभी असुरों की ओर। क्या वह घड़ी कभी आएगी जब मैं किसी तरफ झुका हुआ नहीं होऊंगा, जब मैं खींचतान से मुक्त हो जाऊंगा, जब सारे देवता भी मेरा पिंड छोड़ देंगे और सारे असुर भी। न देवता कभी थकते हैं न असुर, अनथक ऊर्जा है उनमें, चमत्कारी शक्तियां हैं उनके पास, पर वे अमृत के भूखे हैं। उनकी इस व्याकुलता ने क्या हाल बना दिया है मेरा, जाने कब से मैं मथा जा रहा हूं रोज, पल प्रतिपल। पर एक बूंद अमृत निकलना तो दूर, पर एक बूंद अमृत निकलना तो दूर, एक मामूली सा रत्न भी नहीं निकला। अलबत्ता मेरे अथाह तल में दबा छिपा कचरा सतह पर आ गया है, जिसे देख देख मैं रोज शर्मिंदा होता हूँ। बहुत दूसरी खूब। कविता है देव छवि। इन दिनों जब भी घर से निकलता हूँ, जगह जगह चित्रित एक देव छवि को देख विस्मित रह जाता हूँ। न कृपालुता पूरित नेत्र, न अभय के लिए उठा हाथ, न असीम आनंद की आभा, न लास्य न लीला भाव, बल्कि अशांति प्रेरित कल्पना से रची हुई मुद्राएं, क्रोध से विस्फारित आंखें, तनी हुई भ्रिकुटियां, चिंता की रेखाएं। इस परिवर्तित देव छवि के पीछे किसका हाथ है? इस परिवर्तित देव छवि के पीछे किसका हाथ है? कौन है वह? कोई वहशी चितेरा या हमारी स्मृतियों का लुटेरा? तीसरी कविता है जो मैंने फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के बाद लिखी थी। और आप सब लोग जानते हैं कि जस्टिस मदन लोकुर की अध्यक्षता में जो एक नागरिक जांच पैनल बना था, उसकी एक रिपोर्ट आई है और उसने सारी सच्चाई सबूतों के साथ बयान भी कर दी है। तो खैर, तो इस कविता का शीर्षक है आज का नीरो। कहते हैं एक जमाने में जब रोम जल रहा था, तब वहां का शासक नीरो बंसी बजा रहा था। लेकिन आज का नीरो क्या कर रहा है जब शहर जल रहा है? नहीं, आराम से एक कोने में बैठ वो बंसी नहीं बजा रहा। खिड़की से आसमान में लपलपाती लपटें देख वह बंसी जरूर बजाना चाहता है, पर उसकी कल्पना की उत्तेजना उसे चैन से बैठने नहीं देती। अपने विशाल कक्ष में वह बेचैन कदमों से चक्कर काटता है, ठिठक ठिठक कर घड़ी की ओर देखता है, उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाता है, दीवार पर टंगे नक्शे पर बार बार नजर फिराता है, गुस्से में कुछ बुदबुदाता है, हवा में जोर जोर से हाथ लहराता है, मानो कोई नारा लगाने के लिए ललकार रहा हो। फिर भाषण देने की मुद्रा बनाता है, मानो कोई अदृश्य उत्सुक भीड़ सामने मौजूद हो। फिर पीछे की तरफ मुड़ता है, मानो सभा को संबोधित करके लौट रहा हो। कुछ पल ठिठक कर खिड़की से बाहर का मंजर देखता है, माथे का पसीना पोंछता है, फिर सोफे पर बैठ जाता है, मोबाइल पर कुछ मैसेज पढ़ता है, फिर कुछ कागज फाड़ता है, हथेलियां रगड़ता है, फिर खड़े होकर अकड़ता है, मानो सामने कोई दुश्मन खड़ा हो। फोन की घंटी लगातार बजती रहती है, उसका सहायक फोन उठाने के लिए आता है तो उसे भगा देता है। फिर कुछ देर बाद सहायक को बुलाकर कहता है, अधिकारियों से कह दो आदेश का इंतजार करें। अब जब शहर काफी कुछ जल गया है,
अब जब शहर काफी कुछ जल चुका है, हवा खून की गंध से भारी है, वातावरण चीखों से भर गया है, तब वह एक फिक्र से घिर गया है कि जो हुआ उसे किस रूप में याद किया जाएगा। इसी फिक्र में वह उच्चाधिकारियों की बैठक बुलाता है, उन्हें कुछ निर्देश और कुछ सावधानियां बरतने की हिदायत देता है, फिर जांच का निष्कर्ष बताकर जांच का आदेश देता है, खुद के होते हुए सबके सुरक्षित होने का दम भरता है और चेहरे को गमगीन बनाते हुए शांति की अपील जारी करता है। अगली कविता है न्याय। भेड़िए की शिकायत पर मेमने के खिलाफ दर्ज कर ली गई एफआईआर। भेड़िए की शिकायत पर मेमने के खिलाफ दर्ज कर ली गई एफआईआर। भेड़िए को जान से मारने के इरादे से हमला करने का आरोप है मेमने के खिलाफ। मेमने को कर लिया गया गिरफ्तार। इस गिरफ्तारी पर तमाम मेमने खूब मिमियाए। फिर उन्हें चुप करने की खातिर एक समिति बनाई गई और उसे कहा गया कि जल्दी से सच्चाई का पता लगाए। जांच की रिपोर्ट बताती है कि मेमने के शरीर पर दांत और नाखून के गहरे निशान हैं, मगर रिपोर्ट अंत में कहती है कि भेड़िए ने जो कुछ किया आत्मरक्षा में किया। इस जांच रिपोर्ट के बाद तमाम भेड़िए गुस्से में हैं और गुर्रा गुर्रा कर मांग कर रहे हैं कि हमलावर मेमने को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि न्याय के इतिहास में एक मिसाल बन जाए। फैसला आना बाकी है, फैसला आना बाकी है। मेमना कांप रहा है, भेड़िया मुस्करा रहा है। अगली कविता का शीर्षक है मिथिलेश जी, हौसला अफजाई। जिसने आग लगाई उसी ने शिकायत दर्ज कराई। वाह। जिसने जिसने आग लगाई उसी ने शिकायत दर्ज कराई। उसी शिकायत के आधार पर उसे पकड़ लिया गया जो आग बुझा रहा था। जिसने आग लगाई उसी ने शिकायत दर्ज कराई। उसी शिकायत के आधार पर उसे पकड़ लिया गया जो आग बुझा रहा था। फिर एक दिन बाद उसे भी पकड़ लिया गया जिसने आग बुझाने में मदद की थी। फिर अगले रोज उसे भी पकड़ लिया गया जिसका घर जलकर राख हो गया था। फिर 2 दिन बाद उसे भी पकड़ लिया गया जिसने यह सवाल उठाया था कि हम कब तक यह सब सहन करेंगे, आइंदा हम कब तक यह सब सहन करेंगे। और जिसने इसके जवाब में कहा था आइंदा हम ऐसा नहीं होने देंगे, उसे भी 3 दिन बाद पकड़ लिया गया। और फिर अंत में एक जांच बिठाई गई जिसमें इन सबको दोषी ठहराया गया। जिसने आग लगाई थी उसे एक दिन बड़ी सी कुर्सी मिल गई। जिसने आग लगाई थी उसे एक दिन बड़ी सी कुर्सी मिल गई। फिर आग लगाने वाले और भी निकल आए। अगली कविता है सकारात्मक। देखिए किस तरह से शब्दों के मायने और परिभाषाएं बदली जा रही हैं। सकारात्मक। जब भी ताली बजाने को कहा जाता है मैं ताली बजाता हूँ। जब वे मोमबत्तियां जलाने को कहते हैं मैं छत पर, मुंडेर पर, देहरी पर मोमबत्तियां जलाता हूँ। जिसे गालियां बकने को कहा जाता है उसे गालियां बकता हूँ। जिसकी जय बोलने को कहा जाता है उसकी जय बोलता हूँ। फिर धीरे धीरे खुद को ऐसी दशा में पाता हूँ कि जब चिल्ला पड़ना चाहिए मैं खामोश रह जाता हूँ।
फिर धीरे धीरे खुद को ऐसी दशा में पाता हूं कि जब चिल्ला पड़ना चाहिए मैं खामोश रह जाता हूं। हथियार लहराते जुलूस पर फूल बरसाता हूं। इशारा मिलते ही एक डरे हुए राहगीर का नाम पूछता हूं और उस पर टूट पड़ता हूं। हर विषय पर हर मामले में हर मामले में सरकारी विज्ञप्ति को अपने हलफिया बयान की तरह पढ़ता हूं। जब मुझे तन कर खड़ा हो जाना चाहिए जब मुझे तन कर खड़ा हो जाना चाहिए मैं घुटनों के बल झुक जाता हूँ। जब मुझे बगावत का झंडा उठा लेना चाहिए मैं आतताइयों के गुन गाता हूँ। मेरे सकारात्मक होने में कोई कसर रह गई हो तो बताइए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अगली कविता देखिए, उसका शीर्षक है विभीषिका। वह सपने लुटाते हुए आया था, कहता था कि तुम्हारे गम और गरीबी के सारे गड्ढे फट जाएंगे, समृद्धि के बादल बरसेंगे, तुम्हारे जीवन की धरती हरी भरी होगी, तुम्हारी मेहनत के खूब सारे फल मिलेंगे। अब जब उसके शब्दों के गुब्बारे पिचक गए हैं अब जब उसके शब्दों के गुब्बारे पिचक चुके हैं, जब हमारी जिंदगी की राह में गड्ढे और बढ़ गए हैं, पहले से और बड़े भी हो गए हैं, जब चारों तरफ उम्मीद का अकाल है, चारों तरफ हाहाकार है, हम पूछते रहते हैं एक दूसरे से हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। और हमारा यह सवाल कभी कभी सड़कों पर भी उतर आता है और हमारा यह सवाल कभी कभी सड़कों पर भी उतर आता है। तब हम पर पानी की तोपें चलाई जाती हैं, हम पर डंडे बरसाए जाते हैं। जो सपने लुटाते हुए आया था वह चाहता है अब हम वर्तमान का रोना न रोएं। जो सपने लुटाते हुए आया था वह चाहता है अब हम वर्तमान का रोना न रोएं, भविष्य की बात ना करें, अतीत की ओर देखें, अतीत की उस विभीषिका की ओर जिसे बहुत मुश्किल से पीछे छोड़ हम इतनी दूर तक आए हैं। क्या वह हमें वहीं ले जाना चाहता है? बहुत सुंदर। अगली कविता है सच बोलो लेकिन। खुद की खैरियत चाहते हुए सच बोलना चाहते हो तो संभल कर बोलो। खुद की खैरियत चाहते हुए सच बोलना चाहते हो तो संभल कर बोलो। दो टूक नहीं, किसी का नाम लेकर नहीं, शिनाख्त करके नहीं, पर्दा हटा करके नहीं, थोड़ा ढक कर बोलो या इतना घुमा फिरा कर बोलो कि पता न चले सच क्या है। सच बोलो लेकिन जोर से नहीं, सच बोलो लेकिन जोर से नहीं, इतना आहिस्ता बोलो कि किसी को सुनाई न दे। अच्छा होगा कि अकेले में सिर्फ अपने आप से बोलो। सच बोलो लेकिन कोई निरापद विषय छेड़ो। सच बोलो लेकिन कोई निरापद विषय छेड़ो, फूल पत्ती मौसम सुबह की सैर, खान पान की रुचियां या पोशाकों को लेकर अपनी पसंद या ऐसी ही किसी और चीज की बात करो जो देखा नहीं जा रहा है, उसके बारे में मत बोलो। सच बोलो लेकिन किसी गुजरे हुए जमाने के बारे में बोलो, मौजूदा वक्त के बारे में नहीं। जैसा चल रहा है उसके बारे में नहीं, वरना रंग में भंग पड़ जाएगा और खलल डालने वाले को वे बख्शेंगे नहीं। सच बोलो लेकिन कबीर की तरह नहीं। सच बोलो लेकिन कबीर की तरह नहीं, गांधी की तरह नहीं, सुकरात की तरह नहीं, उस बच्चे की तरह नहीं जो बोल पड़ा था राजा तो नंगा है। सच बोलो लेकिन ख्याल रहे वह कड़वा ना हो। सच बोलो लेकिन ख्याल रहे वह कड़वा ना हो, मीठा हो आम की तरह। बोलो तो लगे कि तुम आम का स्वाद या आम खाने की विधियां बता रहे हो। सच बोलो लेकिन परिणाम की परवाह किए बिना नहीं,
सच बोलो, लेकिन ध्यान रहे उन लोगों पर कोई आँच ना आए, जिनके पास कानून की ताकत है, जिनके पास पैसे की ताकत है, जिनके पास धर्म की सत्ता है, जिनके पास न्याय की सत्ता है, जिनके पास प्रचार की ताकत है, जिनके पास भीड़ की ताकत है। सच बोलो, लेकिन इन्हें चुभने वाला ना हो, वरना ये किसी भी हद तक जाकर तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। अगली कविता है आसान और मुश्किल। कितना आसान है किसी और मुल्क में हो रहे जुल्म के खिलाफ बोलना। कितना आसान है किसी और मुल्क में हो रहे जुल्म के खिलाफ बोलना। इस पर वे भी बोलते हैं जो अपने मुल्क में तमाम सितम चुपचाप देखते रहते हैं, कभी मुंह नहीं खोलते। बहुत कितना गजब। आसान, बहुत बहुत अच्छी कविता। हाँ। कितना आसान है दूसरों को उदारता का पाठ पढ़ाना। कितना आसान है दूसरों को उदारता का पाठ पढ़ाना। इस धर्म के कट्टरपंथी भी करते रहते हैं उस धर्म के कट्टरपंथ की निंदा। कितना आसान है महापुरुषों की तस्वीरों और प्रतिमाओं पर फूल चढ़ा ले, और कायर भी गाते हैं पुरखों की वीरता के गीत, सुनाते हैं क्रांतिकारियों के किस्से। कितना आसान है महापुरुषों की तस्वीरों और प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाकर अपनी जिम्मेवारियों से बचे रहना। हमारे समय के निठल्ले और कायर भी गाते हैं पुरखों की वीरता के गीत, सुनाते हैं क्रांतिकारियों के किस्से। कितना आसान है अतीत के अत्याचारों से लड़ना। कितना आसान है अतीत के अत्याचारों से लड़ना। हमारे समय के अत्याचारी भी करते हैं अतीत के अत्याचारों की चर्चा। कितना मुश्किल है अपने गिरे बाँ में झांकना, खुद को कसौटी पर कसना। बहुत सुंदर कविताएं हैं राजेंद्र जी आप, बहुत बढ़िया। एक कविता सुना रहा हूँ, आखिरी घड़ी तक। अभी तो आखिरी घड़ी तक, अभी तो मैं अपने कोटर में हूँ, अभी तो मैं अपने कोटर में हूँ, फिर अचानक यह रोशनी कैसी। नहीं, यह वह उजाला नहीं है जिसमें मैं अपना आहार ढूंढता हूँ, विचरण करता हूँ। यह एक हिंसक रोशनी है जो मुझे पकड़ने या मारने के इरादे से जाल की तरह फेंकी गई है मुझ पर, ताकि मैं सरक कर उनकी नजरों से ओझल ना हो जाऊं। मैं नहीं जानता अब मैं कितनी सांसें ले पाऊंगा, किस घड़ी वे मुझे दबोच लेंगे, किस घड़ी वे मुझे खत्म कर देंगे। हो सकता है जान से न मारें, पर मेरी आजादी का खात्मा तो कर ही देंगे। फिर वे मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे, कौन सा अंग निकालेंगे, कितनी यातना देंगे, कौन जानता है। मैं अकेला नहीं हूँ जिसकी जिंदगी और आजादी, चैन और सुकून उनके निशाने पर है। खास हथियारों और दूरबीनों से लैस जाल और पिंजरे लिए, हेडलाइटों और टार्चों से रोशनियां फेंकते वे घूम रहे हैं दल के दल, इस जंगल से उस जंगल, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी। इस पठार से उस पठार, इस कछार से उस कछार। वे खोज रहे हैं हमें हर चट्टान पर, हर डाली पर, हर बिल में, हर कोटर में, हर गुफा में, हर गह्वर में, हर झुरमुट में, हर झाड़ी में। उन्हें चाहिए हमारी चमड़ियां, हमारी खालें, हमारे सींग।
हमारे अयाल, हमारे बाल, हमारे रोएं, हमारे जबड़े, हमारे दांत, हमारे नाखून, हमारे केंचुल, हमारे पंख, हमारे चोंच, हमारी कलगियां, हमारी हड्डियां, और इसके लिए पृथ्वी के सारे एकांत रौंद डाले हैं उन्होंने, अंधेरा तक छीन लिया है हमसे। हम छिपें तो कहाँ छिपें, हम छिपें तो कहाँ छिपें। तथाकथित सभ्यता के इस संसार में वे हमें नखदंत विहीन बना देना चाहते हैं। असहमति और विरोध के हर कूटर पर, असहमति और विरोध के असहमति और विरोध के हर कोटर पर, सोच विचार के हर झुरमुट पर, आजाद ख्याली की हर कुलाश पर, कल्पना की हर उड़ान पर, स्वतंत्र स्वतंत्र मिजाज के हर व्यक्ति पर, हर अभिव्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। असहमति और विरोध के हर कोटर पर, सोच विचार के हर झुरमुट पर, आजाद ख्याली की हर कुलाश पर, कल्पना की हर उड़ान पर, स्वतंत्र मिजाज के हर व्यक्ति पर, हर अभिव्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। वे रोज कतर रहे हैं हमारी चेतना के पंख, रौंद रहे हैं हमारे अधिकारों को, रोज बेदखल कर रहे हैं हमें हमारे पुरखों की गाढ़ी कमाई से। उनके डर से दुबकते दुबकते, उनके डर से दुबकते दुबकते हमारी आजादी यहाँ तक सिकुड़ गई है कि अपनी पसंद से पढ़ना लिखना, सोचना समझना, पड़ोसी का हाल पूछना तक निरापद नहीं बचा है। क्या उन्होंने पूरी तरह से घेर लिया है हमें, क्या उन्होंने पूरी तरह से घेर लिया है हमें, या हम ही भटक कर उनकी चपेट में आ गए हैं। क्या उन्होंने पूरी तरह से घेर लिया है हमें, या हम ही भटक कर उनकी चपेट में आ गए हैं। देखो ये रहे उनके पिंजरे उनकी जेलें, देखो ये रहे उनके पिंजरे उनकी जेलें, दुष्प्रचार का उनका जाल, झूठी एफआईआर का हथियार। अब जब हम उनके रूबरू खड़े हैं, अब जब हम उनके रूबरू खड़े हैं, तो अपने वजूद के एक एक अंग और अपने होने की हर एक हरकत और अपनी रूह का एहसास हम पर तारी है। हमारी नागरिक आजादियां, हमारी नागरिक आजादियां कोई जुमला नहीं है साहब, हमारी नागरिक आजादियां कोई जुमला नहीं है साहब, ये हमारे वजूद का हिस्सा हैं। जैसे हमारे दांत, हमारे नाखून, हमारे रुएं, हमारी त्वचाएं, हमारी नाड़ियां और पसलियां, हमारे खून की हर बूंद, हमारी हर सांस, हर धड़कन, और आखिरी घड़ी तक और आखिरी घड़ी तक हमारे वजूद का यही मतलब रहेगा। अब अंतिम कविता सुना करके, क्योंकि शायद इसका समय सीमा आ गई है, तो ये अंतिम कविता मैं सुना रहा हूं। मैं ज्योति बड़बड़ाहट का एक राजन जी, हो ज्योति गया। बताएंगे आपको कि समय अभी हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और वो सर आपकी कविताओं का भाव, आपकी कविताओं के बिंब और आपकी कविताओं का विषय, इसमें इतनी एक लय है कि हमारा रुकने का भी मन नहीं कर रहा, हमें लग रहा है हम सुनते जाएं सुनते जाएं। तो प्लीज अभी आप और सुनाइएगा, समय सीमा जब होने लगेगी तो हम आप इशारा जी करेंगे। जी, ठीक है। तो खैर, जो मैं आखिरी सुनाया उसके पहले फिर मैं एक सुना रहा हूं। दूसरा, जो किसी और देश का वासी था वह पहले से ही दूसरा था, जो किसी और देश का वासी था वह पहले से ही दूसरा था। एक दिन वह भी दूसरा हो गया जो ईश्वर को किसी और नाम से पुकारता था। फिर वह भी दूसरा हो गया जो कोई और भाषा बोलता था। फिर उसकी भी बारी आ गई जो उधर का रहने वाला था। एक दिन उसे भी एक दिन उसे भी दूसरा बताया गया जिसके पहनावे और रीति रिवाज अलग थे। एक दिन वह भी दूसरा हो गया जो तुमसे सहमत नहीं था, जिसने सवाल उठाया।
और एक दिन वह भी दूसरा मान लिया गया। जिसने चुपचाप खाना खिलाया, उसे जो दूसरा था उसके आंसू पोंछे। इस तरह लोगों को दूसरा बनाते बनाते तुम सिकुड़ते जाते हो और एक दिन ऐसी दिशा में मुड़ जाते हो जो तुम्हें एक अंधी सुरंग में ले जाती है, जहां से निकलने का रास्ता नहीं दिखता। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये मैं आखिरी सुना रहा था। मैं बड़बड़ाहट का एक समंदर हूं, प्रतिपल अपनी लहरों के शोर से आक्रांत, प्रतिपल अपनी लहरों के शोर से आक्रांत। मैं बड़बड़ाहट का एक समंदर हूं। भीतर दूर कहीं गहरे में उठती है एक तरंग और पलक झपकते एक लहर बन जाती है, सतह को हिलोरती हुई। भीतर दूर कहीं गहरे में उठती है एक तरंग और पलक झपकते एक लहर बन जाती है, सतह को हिलोरती हुई। एक लहर का पीछा करती हुई आती है एक और लहर, जिसे घेरती हुई एक और लहर आती है। इस तरह की अनगिनत लहरों के बीच एक लहर आती है ऐंठती बल खाती हुई, एक लहर आती है लरसती दुबकती डरती हुई। एक लहर उठती है चांद की तरफ मचलती हुई और क्षणिक वेग से गिर जाती है। एक लहर आती है ढेर सारा झाग उगलती हुई। एक जोर की लहर उठती है विकट अंधेरे में, दिखती नहीं, सिर्फ आवाज से बताती हुई कि वह एक लहर है दूर तक जाती हुई। एक लहर आती है दूसरी लहर से गुत्थम गुत्था होती हुई। एक लहर आती है दूसरी लहर के पीछे अपना सिर पटकती हुई। एक बेचैन लहर उठती है और पल भर में ज्वार बन जाती है। एक लहर उठती है फनफनाती, फूत्कार करती हुई और एक भंवर में बदल जाती है। इस तरह के जाने कितने भंवर हैं मेरे भीतर, इस तरह के जाने कितने भंवर हैं मेरे भीतर। किसी न किसी भंवर में चक्कर काटना मेरा रोज का अनुभव है। कभी कभी उठता है मेरे भीतर भयानक चक्रवात, जो मुझे दसों दिशाओं से झंझोड़ देता है। कभी कभी उठता है मेरे भीतर भयानक चक्रवात, जो मुझे दसों दिशाओं से झंझोड़ देता है। कभी कभी उठता है ऐसा तूफान, जो बाहर भीतर सब तरफ से मुझे मरोड़ देता है। मेरी सतह पर तिरती ये टूटी नौकाएं, मेरी सतह पर तिरती ये टूटी नौकाएं, मुंह के बल गिरी हुई पताकाएं, ये पतवारें ये मस्तूल, ये खंड खंड पोतों के मलबे, ये मेरी अधूरी यात्राओं नाकाम अभियानों के निशान हैं। मेरी सतह पर तिरती ये टूटी नौकाएं, मुंह के बल गिरी हुई पताकाएं, ये पतवारें ये मस्तूल, ये खंड खंड पोतों के मलबे, ये मेरी अधूरी यात्राओं नाकाम अभियानों के निशान हैं। अगर मैं शांत रह सका होता तो ये दृश्य देखने ना पड़ते। मैं बड़बड़ाहट का एक समंदर हूँ, मुझे मालूम नहीं मेरा कहाँ है। धन्यवाद ज्योति जी, धन्यवाद मिथिलेश जी, बहुत और जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आगे देखेंगे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या आपसे कोई डिमांड की जा सकती है? आपसे हम कुछ बिल्कुल मांग रख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। सर, आपकी तमाम कविताएं समय की विसंगतियों पर प्रहार करती हैं। मुझे जी जी, आपकी बहुत सारी कविताएं पसंद हैं, जिनमें जानकी पुल कविता है आपकी, अगर आपके पास हो इस समय तो हम सुनना चाहेंगे। जानकी पुल, जानकी पुल। नहीं जानकी है, पुल कविता नहीं नहीं नहीं, एक आपको नहीं, वो कहते नहीं, मेरे ख्याल से कुछ और आपके ध्यान में एक होगा। कविता है आपकी, यह कौन सी अयोध्या है? हाँ वो है, लेकिन मैं आपको उसी संदर्भ की दूसरी सुना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इसका जी। शीर्षक है हत्यारों का गिरोह।
हत्यारों के गिरोह का एक सदस्य हत्या करता है, दूसरा उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताता है। हत्यारों के गिरोह का एक सदस्य हत्या करता है, दूसरा उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताता है, तीसरा मारे गए आदमी के दोष गिनाता है, चौथा हत्या का औचित्य ठहराता है, पांचवा समर्थन में सिर हिलाता है और अंत में सब मिलकर बैठक करते हैं अगली हत्या के संबंध में। जी, अगर और डिमांड होगी तो मैं बताऊंगा। और मैं हमारे यहाँ मौजूद जितने भी दर्शक हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगी कि अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं राजेंद्र राजन जी से, तो आप कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख दीजिएगा, तो कोई सवाल आपके हो तो हम उस पर भी हम बात कर सकते हैं। और अगर नहीं तो मैं मिथिलेश सर से मैं कहना चाहूंगी, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि सर आप राजेंद्र राजन जी की कविताओं पर कुछ टिप्पणी आप करें प्लीज। धन्यवाद ज्योति। मैं अभी टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन एक दो सवाल मैं राजेंद्र जी से पूछना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। एक कवि होने के नाते और राजेंद्र जी एक कवि के रूप में जी 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 अपनी ही रचनाशीलता जी से निराशा होती है क्या? ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम ऐसे मोमेंट्स तो आते हैं, मेरे ख्याल से बहुत लोगों के सामने आते होंगे। और ये तो बहुत ही सामान्य बात है, क्योंकि रचनाशीलता के जो खास करके आधुनिक समय में जो तकाजे, जो गुण माने जाते हैं, कसौटियां मानी जाती हैं, उसमें से एक वो भी रहता है नयापन। पहले क्या था कि जो युगीन भाव होता था उसका समय बड़ा लंबा होता था और उसमें दोहराव कोई दोष नहीं माना जाता था। 200-300 साल तक किसी भाव को दोहराते हुए कवि लिखे जाते थे, शैलियां बहुत लंबे समय तक एक जैसी रहती थी वगैरह। तो अगर आप अपनी सीमा को चाहे वो भले ही प्रशंसित भी हो, अगर आप उसको तोड़ नहीं पाते हैं तो मैं एक रचनाकार के तौर पे निराशा होनी चाहिए। वो अच्छी निराशा है। वो ऐसी निराशा है जो आप में किसी नएपन को जन्म दे सकती है, आपके नए कदम का कारण बन सकती है। लेकिन निराशा और भी तरह की हो सकती है। कई बार क्या रहता है कि आप किन्हीं दूसरी चीजों में फंसे रहते हैं जिसमें आपका दिमाग आक्रांत रहता है, चाहे वो परेशानियां हों या दूसरी तरह की व्यस्तताएं हों। तो क्या होता है कि जितनी कोमल चीज होती है उसको सहेजना उतना ही कठिन होता है। तो कविता का जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही कोमल है, बहुत कोमलतम है। और एक लेख अगर आप न लिख पाए तो फिर आप जब चाहें समय निकालें तो शायद लिख सकते हो। खास करके पत्रकारिता की दुनिया में जैसे लेख लिखे जाते हैं, आपने समय मिला, पॉइंट्स वगैरह नोट किए हुए हैं और फिर आपने लिख लिया। लेकिन अगर कविता का वो खो गया मनोभाव, वो आप भूल गए, आपने जो बिंब सोचे थे भूल गए, या जो रिद्म था वो टूट गया, और तो फिर उसके क्षरित होने का, उसके सूख जाने का उतना ही वो रहता है। तो ये जितनी ही कोमल चीज होती है उसको संभालना चाहिए। तो केवल कविता के मामले में नहीं, तो भौतिक संसार में भी सही है कि जो चीज जितनी ही नाजुक होगी उसको संभालना, सहेजना उतना ही कठिन होता है। ये तो यूनिवर्सल भी है। तो ऐसा होता है क्योंकि कविता से तो जीवन चलता नहीं कि आप हमेशा अपने को सब तरह से फ्री रखें, सब चिंताओं से, परेशानियों से, कामों से, व्यस्तताओं से।
उनमें लगना पड़ता है, फंसना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि आप उतनी आपकी जो तल्लीनता का उस समय है ना, वो बहुत वो कम मतलब उसका नुकसान होता है। तो एक उससे भी झुंझलाहट होती है, उससे भी निराशा होती है। लेकिन और कई बार ये भी रहता है कि जो किसी भी एक समय जो बहुत सारी चीज़ें लिखी जा रही होती हैं और बहुत सारे लोग सक्रिय होते हैं, तो कुछ दूसरे व्यावहारिक कारण उनको भी प्रभावित करते हैं समकालीनता की समझ को। जैसे एक विजिबिलिटी का एक दबाव वो रहता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल रहिए, और इस चक्कर में क्या होता है, बहुत से लोग मतलब बहुत सारा बेकार भी लिखा जाता है, केवल विजिबिलिटी के चक्कर में, उसके दबाव में। तो अगर आप के अंदर भीतर कोई आग्रह है अच्छा लिखने का, मैं नहीं कहता कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ, मतलब कोई भी जिसके भीतर एक आग्रह है, वो अपने को मान के चल, तो फिर अगर वो इस विजिबिलिटी के चक्कर में पड़ता है, तो वो आग्रह कमजोर पड़ता जाता है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ दिखता भी है कि ज्यादा लिखने के चक्कर में अच्छा लिखना कम हो जाता है। ये दुर्लभ रहता है, बहुत कम लोगों के साथ होता है कि अच्छा भी लिखते हैं और ज्यादा भी लिखते हैं। सही मायने में उर्वर तो उन्हीं लोगों को कहना चाहिए जो उत्कृष्ट भी लिखते हैं और अच्छा भी लिखते हैं, और उनसे ईर्ष्या भी की जानी चाहिए। मैं भी ईर्ष्या करता हूँ ऐसे लोगों से, ताकि शायद ईर्ष्या करने से ही कुछ आए। जी बताइए। हाँ, सही सही कहा आपने। ये एक तरह से सभी रचनाकारों की फीलिंग है। जी आप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कवि को तो ज्यादा ही निराशा होती है, जी जी। क्योंकि कई तरह के संघर्ष जिनका जिक्र किया आपने। ज्योति जी, राजीव एक रंजन और गिरी जी एक से और कुछ। निराशा का मैं जिक्र करूंगा। हाँ हाँ जी। एक निराशा मुझे हिंदी की कविता को लेकर के होती है, हम्म क्योंकि जितना दिखता है उसमें हिंदी की कविता ऐसी है जिसकी सामाजिक पहुंच सबसे कम है। हम्म उर्दू की कविता, बांग्ला की कविता, मतलब दूसरी भाषाओं को देखिए तो कविता की सामाजिक पहुंच कम हुई होगी, लेकिन हिंदी की तुलना में तो सबकी अधिक लगती है। और हिंदी कविता की सामाजिक पहुंच बहुत कम है। और इस हिंदी उसके उसकी संप्रेषणीयता पे और उसकी मतलब प्रभावोत्पादक बनाने पे कोई ध्यान नहीं है, उसको अब कोई वो गुण भी नहीं माना जाता। और कविता हम्म सिमट करके कवियों के बीच रह गई है, जैसे कोई एक क्लब है साहित्य लोगों का, बस उनके भीतर हो। और कविता एक ऐसी चीज है जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई योग्यता नहीं अर्जित करनी होती। मान लीजिए कि अगर आपको बीएससी का फिजिक्स समझना हो, तो आपको इंटर तक फिजिक्स पढ़े होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे। लेकिन कविता तो आप अचानक समझ सकते हैं। तो कविता एक ऐसी चीज है जो छूनी चाहिए, सबको समझ में आनी चाहिए। मैं मान सकता हूँ कि 100% लोगों को नहीं समझ में आ सकती, क्योंकि समझ जो बनती है उसकी उसका एक आधार मानस, किसी का जो मानस है उसके भीतर रहता है। अगर आप समकालीन दुनिया से संपृक्त नहीं है, दुनिया देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका आलोड़न, उसकी प्रतिक्रियाएं आपके भीतर मौजूद नहीं है, तो आप बहुत सा जो लिखा जा रहा है, चाहे कविता क्या चाहे गद्य में भी क्यों ना हो, आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसके मतलब पकड़ने के कुछ सिरे आपके भीतर मौजूद रहते हैं। वो एक अलग चीज है, वो एक कसौटी तो हमेशा रहेगी, उसके बिना आप नहीं समझ सकते, उपन्यास भी नहीं समझ सकते, कहानी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि जो लिख रहा है उसके भीतर तो प्रतिक्रियाएं हैं अपने समय से मुठभेड़ की, और जो पढ़ने वाला है उसके भीतर नहीं, तो नहीं समझ पाएगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो 90% कविता के बारे में कह रहा हूँ, 10% को मैं छोड़ देता हूँ। 10% आती होंगी जिनमें संप्रेषणीयता होगी, कविता के दूसरे गुण होंगे, छूती होंगी, जो एक सामान्य प्रवाह दिखता है, जो अधिक से अधिक मैक्सिमम 90% कविताओं का जो मैं देखता हूँ उनमें कोई प्रभावकारिता नहीं होती।
तो ये एक निराशा जो कि मतलब एज ए रचनाकार, एक रचनाकार के रूप में नहीं, लेकिन जिस विधा से सबसे ज्यादा समय से, सबसे ज्यादा आत्मीय रूप से मैं जुड़ा हूँ, उसकी इस दशा को लेकर के, इस इस विधा को दशा को लेके, खास करके उसकी सामाजिक पहुंच को लेकर के निराशा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी। अब मैं ज्योति के पास जाता हूँ। जी जी। वो बहुत राजेंद्र सर, आपने बहुत सटीक बात कही है। और हमारे साथ राजस्थान जयपुर से ही सोनू यशराज भी जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने भी ये कहा है कि ये कवि को पहचान का संकट नहीं होना चाहिए, कवि को अपने समय की विकटता दर्ज कराना आना चाहिए। और जी आपने अपनी तमाम कविताओं में आपने समय की विकटता को बहुत ही जोरदार ढंग से आपने दर्ज कराया है। और आपको सुनना सर इतना अच्छा लग रहा है सर, मुझे ऐसा लगता है कि अलग से एक सेशन होना चाहिए कि राजीव राजन सर को सुना जाए। आपकी कविताओं को सुनने में भी अभी हमारी कसक थोड़ी-सी बाकी रह गई है, हम और सुनना चाहते थे। हमारे कार्यक्रम का पूरा सर 1 घंटे का समय होता है और बीच-बीच में हम कुछ सवाल भी कर लेते हैं। लेकिन जो एक तारतम्य बना हुआ था कि हमारा मन नहीं हो रहा था आपसे सवाल पूछ कर के हम कविताएँ सुनने से नहीं चूकना चाहते थे। तो वो थोड़ी नहीं तो कसर रह गई है। हम अगली बार पूरी ज़रूर करेंगे इस कसर को। जी और जी सर जिस तरह से आपने कहा कि एक उर्वरता बनी रहनी चाहिए कि आप ज़्यादा भी लिखें और उत्कृष्ट भी लिखें। तो आज जी प्रकाश पर्व के मौके पर मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी कवियों में ये उर्वरता पैदा हो और लगातार ये बनी रहे उर्वरता। आप इस मंच पर आए, इस ऑनलाइन मंच पर आए, आपने हमें समय दिया। आप सभी का, हमारे दर्शकों का, हमारे श्रोताओं का बहुत-बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आप सबको दीपोत्सव की शुभकामनाएँ। नमस्कार। धन्यवाद।